हेलो दोस्तों, मैं जयकांत सैनी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल भारत IQ में। हम डिस्कस कर रहे हैं राजस्थान पत्रिका न्यूज़पेपर जयपुर एडिशन 27 जुलाई। वीडियो के संबंध में कोई डाउट्स हो तो आप मुझे लिख सकते हैं कमेंट उसमें, और आप मुझे टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाके आप मुझे टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का डिस्कशन बिना किसी देरी के। पेज नंबर 1 पे बात की जा रही है। ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ है। एक स्पेस की बात यहाँ पे की जा रही है कि कल रात अंतरिक्ष में होगी सितारों की बारिश, यानी कि 28 जुलाई के लिए बोला जा रहा है। अंतरिक्ष के अंदर यानी कि स्पेस के अंदर नए जो तारे बनते हैं, इस प्रकार की घटनाएं कुछ देखी जाएंगी। सितारों की बारिश, शूटिंग स्टार की जो बात की जाती है, उसके बारे में यहाँ पे बता रहे हैं कि अगले 1 माह तक ऐसा नज़ारा देखने को मिल सकता है। तो ये न्यूज़ यहाँ पे कवर की गई है। तो बात करें हम तो मीटियोर, आपने नाम सुना होगा कि ये क्या होते हैं? स्पेस रॉक और मीटोरॉइड दैट एंटर्स अर्थ एटमॉस्फेयर। मीटोरॉइड जो होते हैं, मीटियोर इनको बोलते हैं, जो ये रॉक के एक प्रकार से आप बोल सकते हैं टुकड़े होते हैं, रॉक से बने हुए होते हैं। ये चट्टानें जो होती हैं उस प्रकार के होते हैं मीटियोर, और मीटोरॉइड भी इनको बोलते हैं। तो ये जब अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है, आपने देखा होगा अर्थ की लेयर है काफ़ी सारी एटमॉस्फेयर के अंदर, जब ये स्पेस से यहाँ पे ऐसे प्रवेश करते हैं तो ये आपको चमकीले हुए प्रतीत होते हैं, क्योंकि ये एक्चुअली ये इनमें क्या घिसावट देखने को मिलती है, तो इसलिए इनमें चमक पैदा हो जाती है। तो हम इसको बोलते हैं कि आपने देखा होगा टूटता हुआ तारा, कुछ लोग बोलते हैं, कुछ इससे विशेष मांगते हैं अपनी, इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिलती है। तो उनके बारे में बात की जा रही है। तो मीटोरॉइड्स के बारे में बताया गया है, ऑब्जेक्ट्स इन स्पेस दैट रेंज इन साइज फ्रॉम डस्ट ग्रेन्स टू स्मॉल एस्ट्रॉइड्स। मतलब छोटे एस्ट्रॉइड से लेकर के डस्ट ये ग्रेन्स तक के साइज में देखने को मिल जाते हैं। मतलब बहुत छोटे भी, बहुत बहुत सूक्ष्म होते हैं ये, और कुछ बड़े भी होते हैं। तो इसके बारे में बताया जा रहा है कि मीटोरॉइड्स के साइज के बारे में। मोस्ट आर पीसेज ऑफ अदर लार्जर बॉडीज दैट हैव बीन ब्रोकन और ब्लास्टेड ऑफ। मतलब बड़ी जो होते हैं मीटोरॉइड्स, उनसे टूट करके कुछ छोटे छोटे बन जाते हैं। यहाँ पे इसके बारे में बात की जा रही है। दीज कम्स फ्रॉम कॉमेट्स, कॉमेट से बन करके जो आते हैं, एस्ट्रॉइड से बनते हैं। प्लेनेट एंड द मून, तो जो अपने ग्रह होते हैं और जो मून की बात की जा रही है, वहाँ से ये सारी की सारी चीज़ें निकल करके आती हैं। तो बात कर रहे हैं कि मीटोरॉइड्स एंटर अर्थ एटमॉस्फेयर, यानी कि जो पृथ्वी का पर्यावरण है, जो हम लेयर्स की बात करते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, उनकी बात यहाँ पे की जा रही है। तो जब ये जो मीटोरॉइड हैं यहाँ पे प्रवेश कर रहे हैं, ये उनके बारे में बता रहे हैं कि हाई स्पीड पर होते हैं वो, तो इसलिए बर्न करने लग जाते हैं, यानी कि जलने लगते हैं वो, और इसीलिए हम उनको कहते हैं शूटिंग स्टार, यानी कि टूटता तारा उनको बोला जाता है। तो ये घटना देखने को मिलती है। ये आपको पता होना चाहिए कि मीटोरॉइड किससे बने होते हैं। रॉक यानी कि चट्टान के एक टुकड़े जैसे होते हैं ये, तो इसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। तो ये न्यूज़ आर्टिकल यहाँ पे कवर किया गया है। बात की जा रही है येदियुरप्पा की। तो येदियुरप्पा साहब ने सीएम का पद यहाँ पे अपना छोड़ दिया है, ये बात की जा रही है। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये कि बेंगलोर यानी कि बात की जा रही है कर्नाटक की। तो कर्नाटक के अंदर राज्यपाल हैं थावरचंद गहलोत साहब, ये अभी नए नियुक्त हुए हैं यहाँ पे, थावरचंद गहलोत। तो मुझे बताइए, ये केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, कौन से मंत्रालय इनके अधीन था? थावरचंद गहलोत के अधीन कौन सा मंत्रालय था? ये मुझे उसमें कमेंट करके जल्दी से बताइए। तो याद रखिएगा, कर्नाटक के राज्यपाल का नाम ये है थावरचंद गहलोत, क्योंकि इस प्रकार की चीज़ें जब न्यूज़ के अंदर होती हैं तो राज्यपाल का नाम पूछा जाना स्वाभाविक हो जाता है। तो इनका नाम आपको ज़रूर पता होना चाहिए। बात की जा रही है यहाँ पे असम मिजोरम सीमा विवाद की। तो यहाँ पे फायरिंग हुई है, 6 पुलिसकर्मियों की मौत भी हो गई है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है, असम और मिजोरम के बारे में जो बात की जा रही है। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि मैं आपको कल भी बताया था, अरुणाचल प्रदेश सबसे ऊपर है यहाँ पे। जब नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में हम बात करते हैं, उसके बाद आता है यहाँ पे नागालैंड, मणिपुर, और फिर आता है यहाँ पे मिजोरम। तो इस प्रकार से ये इनका क्रम है ऊपर से नीचे की ओर, ये भी आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पर है म्यांमार, तो इसकी लोकेशन के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। लेकिन ये बात की जा रही है असम और मिजोरम की सीमा के बारे में। तो आप देख सकते हैं, ये जो पार्ट है यहाँ पे, ये है असम वाला एरिया है पूरा, और ये जो हिस्सा है यहाँ पे, ये है आपका मिजोरम वाला एरिया। तो आप देख सकते हैं मिजोरम के कुछ एरियाज़ हैं, ये ऐजवाल देख सकते हैं, कोला से वो देख सकते हैं, मैमेत देख सकते हैं, और ये वेरिंटेज के बारे में बात की जा रही है। ये एक एरिया है यहाँ मिजोरम के अंदर। तो ये कुछ एरिया जिनके बीच डिस्प्यूट यहाँ पे देखा जा रहा है। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि मिजोरम जो है वो बाउंड्री अपनी शेयर करता है बांग्लादेश से भी। अब मुझे बताइए, क्या असम भी बांग्लादेश से बॉर्डर अपना शेयर करता है? ये मुझे उसमें कमेंट करके जल्दी से बताइए। ये कचार एरिया है, जिला है ये, असम राज्य के अंदर है। फिर ये एक इसका जिला है, करीमगंज इसका जिला है, ये बात की जा रही है। और ये आप देख सकते हैं लैलापुर करके ये एरिया है,
ये भी असम राज्य का यहाँ पे एरिया है। तो इनके बीच ये डिस्प्यूट देखने को मिलता है। तो हम देखते हैं डिटेल में इसके बारे में, कुछ और चीज़ें जान लेते हैं अभी। तो ये ऑनगोइंग जो टसल चल रही है, बात की जा रही है उसके बारे में। रेजिडेंट्स ऑफ लेलापुर विलेज इन असम कचर डिस्ट्रिक्ट, तो असम के अंदर है ये कचर डिस्ट्रिक्ट, क्लैश्ड विद रेजिडेंट्स ऑफ लोकलिटी नियर वेरेंटिक मिजोरम। तो ये आप देखिए, ये जो कचर डिस्ट्रिक्ट है इसके अंदर है लेलापुर, यहाँ के लोगों के बीच में और ये जो एरिया है इनके बीच में ये क्लैश देखने को मिला है। ये आप देख लीजिए, यहाँ पे देख सकते हैं, ये बताया जा रहा है ये जो एरिया है, ये एरिया और ये एरिया, इन लोगों के बीच में क्लैश देखने को मिला है। तो ये बात की जा रही है। यहाँ बात कर रहे हैं कि 2020 में सिमिलर क्लैश देखने को मिला था यहाँ पे करीमगंज असम का जो एरिया है और मेमेत जो डिस्ट्रिक्ट है इनके बीच में। तो मेमेत मिजोरम का एरिया, फिर देखिए आप बात की जा रही है करीमगंज, तो करीमगंज यहाँ पर स्थित है और मेमेत देखिए आप कहाँ पर स्थित है, ये मेमेत ये वाला एरिया है। तो इस प्रकार से इनके बीच भी डिस्प्यूट देखने को मिला था 2020 में। आगे बता रहे हैं कि मिजोरम सिविल सोसाइटी ग्रुप ब्लेम्स इलीगल बांग्लादेशीज ऑन दी असम साइड। मिजोरम के लोग कह रहे हैं कि इलीगल जो बांग्लादेशी हैं वो प्रवेश कर रहे हैं असम की साइड से हमारे मिजोरम राज्य के अंदर, ये बात यहाँ पे की जा रही है। अब इसका बैकग्राउंड देख लेते हैं कि इशू क्यों निकल के आ रहा है, लड़ाइयाँ क्यों हो रही हैं। तो बाउंड्री इशू बिटवीन प्रेजेंट डे असम और मिजोरम का जो वर्तमान में बाउंड्री जो एरिया है उसके बारे में बात की जा रही है कि इनका जो बाउंड्री इशू है बैक टू द कॉलोनियल इरा व्हेन इनर लाइंस वर डिमार्केटेड अकॉर्डिंग टू द एडमिनिस्ट्रेटिव नीड्स ऑफ ब्रिटिश राज। तो यहाँ पर जो ब्रिटिश टाइम हुआ करता था उनके समय जो उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव यानी कि प्रशासन की ज़रूरत थी उनके हिसाब से इनके बीच जो बॉर्डर है वो डिमार्केट किया गया था या निर्धारित किया गया था। ये बात की जा रही है असम और मिजोरम के बीच में, यानी कि अंग्रेजों ने डिसाइड किया था किस प्रकार से बॉर्डर रखना है। द इशू कुड नॉट बी सेटल वंस एंड फॉर ऑल व्हेन द स्टेट वाज क्रिएटेड एंड इंडिपेंडेंट इंडिया, यानी कि स्वतंत्र भारत जब हो गया, ये जो इशू है इनके बीच इसको डिसाइड नहीं किया गया, इसको प्रॉपरली सेटल डाउन नहीं किया गया कि इसके बीच में क्लियर लाइन क्या होनी चाहिए, क्या डिमार्केशन होनी चाहिए। तो ये इशू बता रहे हैं ये। द रिजल्ट इज बोथ स्टेट्स कंटिन्यू टू हैव डिफरेंट परसेप्शन ऑफ द बॉर्डर। तो दोनों के अपने अपने मत हैं बॉर्डर को लेकर के कौन सा कितना एरिया किसका है, तो ये बात बताई जा रही है। मिजोरम वाज ग्रांटेड स्टेटहुड, मिजोरम को राज्य का दर्जा जो मिला था वो मिला था 1987 में, पता होना चाहिए आपको। स्टेट मिजोरम एक्ट आया था 1986 में, तो पहले एक्ट आएगा उसके बाद ये दर्जा दिया जाएगा। तो स्टेट ऑफ मिजोरम एक्ट 1986 में आया, उसके बाद 1987 में मिजोरम को राज्य का दर्जा दे दिया गया। असम बीकेम ए कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट ऑफ इंडिया इन 1950। तो असम जो है वो भारत का जो स्टेट बन गया 1950 के अंदर। कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट आप समझ सकते हैं, यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट का मतलब है यहाँ पे कि ये जो प्रॉपर जो लॉ के प्रोविजन है उसके हिसाब से 1950 में बन गया एंड लॉस्ट मच ऑफ इट्स टेरिटरी टू न्यू स्टेट्स। इसने बताया है कि असम जब यहाँ पे बता रहे हैं 1950 में, तो असम जब ये इस प्रकार से कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट बन गया इंडिया का, तो उसकी बहुत सारी जो टेरिटरी है, बहुत सारे एरिया है वो इसके द्वारा खो दिया गया, यानी कि वो उसका लॉस हो गया असम राज्य को फ्रॉम विद इन इट्स बॉर्डर्स बिटवीन द अर्ली 1960s एंड द अर्ली 1970, यानी 1960 और 1970 के बीच की बात की जा रही है यहाँ पे। तो इस समय असम को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। तो ये इसीलिए क्लैश देखने को मिल रहा है क्योंकि अभी तक ये क्लियर नहीं किया गया है। द असम मिजोरम डिस्प्यूट स्टेम्स फ्रॉम ए नोटिफिकेशन। तो इनका जो मतलब जड़ है, असम और मिजोरम की डिस्प्यूट की जड़ है वो है इस नोटिफिकेशन से निकली हुई है। 1875 में ये अधिसूचना लाई गई थी दैट डिफ्रेंशिएटेड लुसाई हिल्स फ्रॉम द प्लेन्स ऑफ काचर। तो जो काचर प्लेन्स है, मैंने आपको बताया था काचर जो एरिया है वो असम राज्य के अंदर है, वहाँ से लुसाई हिल्स को इन्होंने डिफ्रेंशिएट कर दिया, यानी कि अलग कर दिया, भिन्न कर दिया वहाँ से जो कचार एरिया है। बता रहे हैं कि अनदर 1933 का बता रहे हैं ये 1933 दैट डिमार्केट्स बाउंड्री बिटवीन लुसाई हिल्स एंड मणिपुर। तो बात कर रहे हैं कि इन्होंने बताया कि 1933 में फिर से एक डिमार्केशन हुआ जिसने कि बाउंड्री बताई लुसाई हिल्स और मणिपुर के बीच में। तो मणिपुर एरिया की बात भी यहाँ पे की जा रही है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये मणिपुर वाला एरिया जो है इसके बीच बात की जा रही है ये। फिर देखिए आप ड्यूरिंग कॉलोनियल टाइम्स की जो ब्रिटिश टाइम था उसकी बात की जा रही है। मिजोरम वाज नोन एज लुसाई हिल्स। तो आप देख सकते हैं मिजोरम को लुसाई हिल्स वाला जो एरिया था उसको मिजोरम ही बोला जाता था। ये असम का एक डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था, कब? ब्रिटिश इरा के समय की बात की जा रही है, लेकिन अब ये सेपरेट हो गया है, ये आप समझ सकते हैं। तो मिजोरम वाज नोन एज लुसाई हिल्स। मिजोरम बिलीव्स
द बाउंड्री शुड बी डिमार्केटेड ऑन द बेसिस ऑफ 1875 नोटिफिकेशन। तो मिजोरम का ये कहना है कि जो 1875 का नोटिफिकेशन था उसके अकॉर्डिंग ही बाउंड्री का डिमार्केशन होना चाहिए, लेकिन होता कैसे है, 1933 से होता है ये, विच इज ड्राइव्ड फ्रॉम बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट 1873। तो 1873 का जो एक्ट था बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन, इसके मुताबिक ये इनका डिमार्केशन होना चाहिए था। ये 1875 में जो नोटिफिकेशन आया था इसके तहत चाहता है मिजोरम की ऐसे होना चाहिए ये, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। मिजो लीडर्स हैव आर्ग्यूड इन द पास्ट अगेंस्ट द डिमार्केशन नोटिफाइड इन 1933 बिकॉज मिजो सोसाइटी वाज नॉट कंसल्टेड। तो 1933 का जो डिमार्केशन नोटिफिकेशन आया था वहाँ पे मिजो जो लोग थे उनसे यहाँ पे सलाह मशवरा नहीं किया गया था, इसीलिए मिजो के लोग नाराज़ हैं। वो कहते हैं कि इसका जो डिमार्केशन है वो 1875 के नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। द असम गवर्नमेंट फॉलोज द 1933 डिमार्केशन। असम की सरकार कहती है कि हम तो 1933 वाला ही जो घोषणा है उसको मानेंगे, उसका जो डिमार्केशन है उसी को मानेंगे हम। एंड दैट इज पॉइंट ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट, यही कारण है इनके बीच लड़ाई का जो कि अभी झड़प देखी गई है। अकॉर्डिंग टू एन एग्रीमेंट बिटवीन द गवर्नमेंट्स ऑफ असम एंड मिजोरम, द स्टेटस क्यू शुड बी मेंटेन्ड इन नो मैंस लैंड एरिया इन द बॉर्डर एरिया। ये कह रहे हैं कि नो मैन एरिया है, मतलब कि बॉर्डर एरिया है, वहाँ पे यथास्थिति बनी रहनी चाहिए। ये इन दोनों की सरकारों के द्वारा यहाँ पे बोला जाता है। तो इस प्रकार की चीज़ें चल रही हैं। अब मुझे बताइए उसको कमेंट करिए जल्दी से कि लुसाई हिल्स वर्तमान में कौन से स्टेट के अंदर आता है, ये मुझे बताइए जल्दी से आप। आगे बात की जा रही है ट्यूनीशिया के बारे में। ट्यूनीशिया एक देश है, संसद यहाँ पे भंग कर दी गई है, पीएम बर्खास्त कर दी गई है, तख्ता पलट का यहाँ पे आरोप लगाया जा रहा है। तो बात की जा रही है ट्यूनीशिया के राष्ट्रपति हैं कैस सईद ने संसद भंग कर दी है और पीएम है यहाँ के हिचेम मैचिची को बर्खास्त कर दिया गया है। तो ये कुछ इशू अभी चल रहा है ट्यूनीशिया के अंदर। आप देख सकते हैं ट्यूनीशिया यहाँ पर स्थित है मेडिटेरेनियन सी के साथ लगता है ट्यूनीशिया, साथ में कंट्री है इसके लीबिया है और अल्जीरिया है, दो कंट्री यहाँ पे इसको बॉर्डर शेयर करती हैं। और ये है मेडिटेरेनियन सी यानी कि भूमध्य सागर। इंडिया के रेफरेंस में आप देख सकते हैं इस प्रकार से ट्यूनीशिया से आप यहाँ पहुँच सकते हैं, इंडिया से इस प्रकार से भी जा सकते हैं आप, इस प्रकार से यहाँ पहुँच सकते हैं। तो मुझे बताइए ट्यूनीशिया की कैपिटल का नाम, कि ट्यूनीशिया की कैपिटल का क्या नाम है, ट्यूनीशिया की राजधानी का नाम। यहाँ बात की जा रही है देश का सबसे बड़ा और सर्वश्रेष्ठ पंचक्रम केंद्र बनाने की तैयारी की जा रही है जोधपुर के अंदर। जोधपुर में बनेगा 100 बेड का अंतर्राष्ट्रीय पंचकर्म केंद्र। तो ये बात की जा रही है आयुर्वेद से संबंधित यहाँ पे वेलनेस फैसिलिटी सेंटर खोलने की बात की जा रही है। देश के अंदर बहुत बड़ा ये बात की जा रही है, इस प्रकार का इंटरनेशनल लेवल का ये खोला जाएगा यहाँ पे। तो करवड़ स्थित डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय में परिसर में 100 बेड का अंतर्राष्ट्रीय पंचकर्म केंद्र बनाया जाएगा। कैंपस में 2.75 हेक्टेयर में इसके लिए अलग से 2 मंजिला इमारत में करीब 50 से 60 हट होंगी। इसे मेडिकल टूरिज्म के साथ वेलनेस सेंटर के रूप में विकसित किया जा रहा है। तो केरल में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है ये, लेकिन अब जोधपुर में इसके लिए तैयारियां की जा रही हैं, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है राजस्थान के लिए। यहाँ बात की जा रही है शिवपुरी धाम। तो शिवपुरी धाम कहाँ पर स्थित है, कोटा में स्थित है शिवपुरी धाम। तो सैकड़ों शिवलिंग स्थापित है यहाँ पे। स्वास्तिक में 525 शिवलिंगों वाला अनूठा शिवालय है ये शिवपुरी धाम। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कहाँ पर स्थित है, ये देख सकते हो स्वास्तिक है यहाँ पे, ये बना हुआ है स्वास्तिक की डिजाइन में। तो ये कोटा जिला के अंदर स्थित है राजस्थान में। बात की जा रही है पेट्रोलियम करों पर अत्यधिक निर्भरता स्वस्थ परंपरा नहीं देती है। आजकल आपको पता है पेट्रोलियम बहुत ज़्यादा ड्यूटी लगा दी गई सरकार के द्वारा ताकि अपना रेवेन्यू क्रिएट किया जा सके पेट्रोलियम जो उत्पाद हैं उनसे। तो आम लोगों पर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष करों का बोझ यहाँ पे बढ़ रहा है। डेटा का उपयोग इस तरह किया जाए कि कर अनुपालना हो और कर अपवंचना पर रोक लगाई जा सके, इसके बारे में एडिटोरियल लिखा गया है। तो पेट्रोल डीजल की जो कीमतें आजकल बढ़ रही हैं उस पर सियासत गरमाने लगी है। चौतरफा विरोध के बावजूद केंद्र सरकार इन पर कटौती नहीं करना चाहती है, क्योंकि एकमात्र इनकम का सोर्स है वर्तमान समय में कोविड-19 के समय में पेट्रोलियम पर ही इनका ड्यूटी लगा करके रहा है। आप समझ सकते हैं अगर हम देखें ना आज वर्तमान में पेट्रोलियम की कीमत एग्जैक्टली देखें तो तकरीबन 50 या 60 रुपये ही होगी, लेकिन इतनी ज़्यादा राज्य और केंद्र के द्वारा टैक्सेस लगाए गए हैं इस पर कि इसकी रेट डबल कर दी है उनके द्वारा, क्योंकि वो भी लाचार हैं, उनके पास इनकम का कोई और सोर्स रहा नहीं है पिछले कुछ 1-2 साल से। ये आप देख सकते हैं सरकार की इन करों पर निर्भरता बढ़ती जा रही है, क्योंकि इसकी अन्य स्रोतों से राजस्व की गणना बेपटरी हो गई है। हाल ही जारी आंकड़ों में गत वर्ष पेट्रोल व डीजल पर शुल्क से सरकार को प्राप्त राजस्व में 74% की बढ़ोतरी देखी गई है, जबकि कच्चे तेल की कीमतें घटी थी और उपभोग कम हुआ था। दरअसल आर्थिक मंदी के बावजूद पेट्रोलियम पदार्थों पर उच्च करों को चलते वित्तीय वर्ष 19-20 के मुकाबले सरकार की वित्तीय वर्ष 20-21 में कुल कर संग्रह अधिक रहा है। सकल कर राजस्व में अप्रत्यक्ष कर राजस्व कर अधिक हो तो आमतौर पर यह प्रतिगामी व गरीबों को चोट पहुंचाने वाला माना जाता है। यानी कि ये बता रहे हैं कि रेवेन्यू में
एक तो होता है आपका डायरेक्ट जो कर होता है, एक होता है इनडायरेक्ट जो टैक्स होता है। तो यदि रेवेन्यू में आपका इनडायरेक्ट टैक्स का जो रोल है वो ज़्यादा है, यानी कि इसका जो कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है रेवेन्यू में, तो इसका मतलब है कि ये गरीबों को बहुत ज़्यादा चोट पहुंचाने वाला है। आप समझ सकते हैं कि यदि आज पेट्रोल और डीजल की कीमतें 100 रुपये के आसपास हो गई तो आप मानिए कि आप एक गरीब व्यक्ति हैं, आप हो सकता है आपके पास मोटर बाइक कार ना हो, लेकिन आप जो चीज़ें यूज़ करते हो कॉमोडिटी, जैसे कि आप सब्जियां लेते हो, कोई आप फल लेते हो या कुछ भी और राशन की चीज़ें लेते हो, तो उसका जो ट्रांसपोर्टेशन में कॉस्ट बढ़ जाती है वो तो आप ही को पे करनी है। तो ये इनडायरेक्ट तरीके से आपको प्रभावित करता है, इसके बारे में बात की जा रही है। तो बता रहे हैं कि वित्त वर्ष 2021 में औद्योगिक कर राजस्व व्यक्तिगत आयकर संग्रह से कम रहा, यानी आम लोगों पर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष करों का बोझ उद्योगों से अधिक था। 19 में दूसरी बार जनादेश मिलने के बाद मोदी सरकार ने कॉरपोरेट करों में कटौती की। जाहिर है इसमें निजी क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद थी, पर सकल स्थायी पूंजी निर्माण के रुझान देखें तो ऐसा नहीं हो सका। पेट्रोलियम करों पर सरकार की अत्यधिक निर्भरता स्वस्थ परंपरा नहीं है। ईंधन की उच्च कीमतों से महंगाई बढ़ने का दबाव रहता है और इससे आर्थिक गतिविधियां मंद पड़ सकती हैं। सरकार के समक्ष विकल्प क्या है? वित्तीय हालत देखें तो निकट भविष्य में पेट्रोलियम करों में कटौती का कदम संदिग्ध है। उम्मीद ही की जा सकती है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आएगी और उसके अनुरूप ईंधन की खुदरा कीमतों में भी गिरावट आएगी, लेकिन यह हो जाएगा ऐसे मानकर बैठ जाना भी बहुत मुश्किल है। तो ये बात बताई जा रही है 1% आबादी की व्यक्तिगत आयकर की दरें बढ़ाने पर विचार कर सकती है या कॉरपोरेट कर की दर पुनः बढ़ाई जा सकती हैं अपने रेवेन्यू को कलेक्ट करने के लिए, बढ़ाने के लिए। ये भी हो सकता है, इनके द्वारा बताया जा रहा है कि सरकार ऐसे भी कुछ एक्शन ले सकती है। तो ये कुल मिलाकर के जो बात बताई जा रही है कि जो अप्रत्यक्ष कर सरकार के द्वारा ज़्यादा बढ़ाए जा रहे हैं, वसूल किए जा रहे हैं इस प्रकार के प्रोडक्ट पर लगा करके, तो वो कहीं ना कहीं नुकसानदेह हो सकते हैं इकोनॉमी के लिए, भारत के लोगों के लिए। ये बात इनके द्वारा यहाँ पे बताई गई है। तो बता रहे हैं कि ये कोई स्वस्थ परंपरा को जन्म नहीं देती है। सरकार को कुछ और ऑल्टरनेट यहाँ पर देखने होंगे। टेम्पररी व्यवस्था हो सकती है ये, लेकिन कुछ ना कुछ और यहाँ पे रेवेन्यू के सोर्सेज क्रिएट कर दे होंगे। बात की जा रही है बैटरी आपूर्ति होगी इलेक्ट्रिक वाहन निर्माताओं की अगली चुनौती। तो आजकल इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की काफ़ी ज़्यादा डिमांड चल रही है इकोनॉमी के अंदर, कई सारे देशों के अंदर, क्योंकि कहीं ना कहीं जो पॉल्यूशन है उसको भी हमें कंट्रोल करना है, क्लाइमेट चेंज के इशूज हैं कई सारे। तो भारत के अंदर एक पॉलिसी आई थी बजट में, इसके लिए बजट भी एलोकेट किया गया था। इसका नाम था फेम, फास्टर एडॉप्शन मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के बारे में यहाँ पे बात की गई थी फेम के अंदर। फेम एक स्कीम है, इंपॉर्टेंट स्कीम है, जाकर के देखिएगा आप। तो अभी हाल ही में मैंने देखा था कि ओला है अपने इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर्स मार्केट में लेकर के आ रही है और कुछ कार्स भी आ चुकी है मार्केट के अंदर। तो उसके बारे में बता रहे हैं कि उसके अंदर जो बैटरी है उसकी सप्लाई एक बड़ा चैलेंज होगा इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए। निर्माता जो है इलेक्ट्रिक वाहन के, उनके लिए बड़ा चैलेंज होगा कि उनकी आपूर्ति, उनकी सप्लाई कैसे करनी है, उनका जो वेस्ट है उसको कैसे डील करना है। तो सरकार ने जलवायु संबंधी लक्ष्य पाने के लिए पेट्रोल डीजल गाड़ियों की बिक्री धीरे धीरे खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। एक और इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की मांग बढ़ रही है तो दूसरी ओर ई वाहन निर्माताओं के समक्ष चिप के बाद बैटरी आपूर्ति का संकट आसन्न है। चिप संकट में जूझ रहे इलेक्ट्रिक वाहन निर्माताओं के सामने अगली चुनौती बैटरी की कम आपूर्ति। चीन के एक प्रमुख निर्माता का कहना है कि एक और इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ती मांग है तो कच्चा माल हासिल करने में चुनौतियों का सामना भी है। एस वोल्ट एनर्जी टेक्नोलॉजी कंपनी के अध्यक्ष हैं यहाँ पे यांग, कहते हैं कि जब चिप की कमी खत्म हो जाएगी तब इंडस्ट्री को बैटरी की कमी से निपटना होगा। अगले कुछ वर्षों तक बैटरी की उत्पादन क्षमता मांग की तुलना में कम रहेगी, क्योंकि क्षमता विस्तार में समय लगता है और इसके विनिर्माण में काफ़ी धन व समय लगता है। दुनिया भर में ई वाहन निर्माता कई मॉडल्स के साथ उत्पादन क्षमता बढ़ा रहे हैं क्योंकि बैटरी की कीमतें कम है और सरकारें जलवायु संबंधी लक्ष्य पाने के लिए पेट्रोल या डीजल गाड़ियों की बिक्री धीरे धीरे खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। यहाँ बात की जा रही है ब्लूमबर्ग NEF ने हाल ही प्रकाशित वार्षिक न्यू एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट में कहा है कि परिवहन और ऊर्जा भंडारण से लिथियम आयन बैटरी की मांग 2030 में सालाना 5.9 टेरावाट घंटे तक बढ़ जाएगी। लिथियम आयन बैटरी की बात यहाँ पे की जा रही है, जिससे आपूर्ति श्रृंखला पर दबाव बनेगा। लिथियम उत्पादों, तांबे की परत और कुछ कैथोड सामग्री की सहज उपलब्धता सुनिश्चित करना बैटरी की बढ़ती मांग के साथ तालमेल बैठाने में बाधा बन सकता है। यांग के अनुसार कच्चे माल की मौजूदा ऊंची कीमतें अगले साल की दूसरी छमाही तक संभवतः कम नहीं होंगी। इसके बारे में बात कर रहे हैं ये। यहाँ बता रहे हैं कि एक अनुसार डेटा, इस कंपनी के द्वारा डेटा दिया गया, डेटा के अनुसार कंपनी का लक्ष्य अपनी विनिर्माण क्षमता 2025 तक 200 गीगावाट घंटे करना है, जबकि 2020 में यह 1 गीगावाट घंटा से भी कम था। दूसरी ओर इस इंडस्ट्री की अग्रणी कंपनी कंटेम्प्रेरी एम्पीरेक्स टेक्नोलॉजी की ओर से संयुक्त परियोजनाओं सहित अपनी बैटरी विनिर्माण क्षमता का विस्तार 550 गीगावाट घंटे किया जाना प्रस्तावित है। अब मुझे बताइए रिन्यूएबल रिसोर्सेज से
यानी कि भारत का लक्ष्य क्या है, कितनी बिजली भारत को बनानी है और कब तक बनानी है, ये मुझे उसमें कमेंट करके बताइए। यानी कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज से, जैसे कि इसमें आता है आपका सोलर सिस्टम जो आता है, हाइड्रो पावर जो आती है, तो ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। इससे भारत को कितनी बिजली और कब तक बनानी है, इसके भारत के क्या लक्ष्य हैं, ये मुझे उसमें कमेंट करके जल्दी से बताइए। यहाँ कुछ न्यूज़ हैं, जल्दी से देख लेते हैं हम। तो बढ़ती महंगाई के बीच महंगी दाल से मिलने जा रही है राहत, ये बात की जा रही है यहाँ पे। इंश्योरेंस कंपनियों का भी निजीकरण किया जाएगा बैंकों की तरह, इस प्रकार की बातें चल रही हैं अभी। तो यहाँ बता रहे हैं कि इसके लिए एक बिल लाने के मूड में है अभी सरकार। तो मानसून सत्र में सरकार इंश्योरेंस लॉ अमेंडमेंट पेश कर सकती है, ये बात यहाँ पे की जा रही है। टाटा मोटर्स का घाटा हुआ है आधा, यहाँ पे रेवेन्यू दुगना हो गया है इसका, तो ये अच्छी बात है। बायजूस के द्वारा ग्रेट लर्निंग का अधिग्रहण, यहाँ पे एक और अधिग्रहण कर लिया गया है। देश की शिक्षा प्रौद्योगिकी कंपनी बायजूस ने $60 करोड़ में अप स्किलिंग प्लेटफॉर्म ग्रेट लर्निंग का अधिग्रहण यहाँ पे कर लिया है। कंपनी इस सेगमेंट में $40 करोड़ का और निवेश करेगी। तो बायजूस के द्वारा नए से नए कीर्तिमान रचे जा रहे हैं। आकाश का भी इनके द्वारा अधिग्रहण किया गया ऑलरेडी, तो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बनने जा रहा है बायजूस आने वाले समय में। बात की जा रही है मंगल पर इंजेनिटी ने पूरा किया है 1 मील। इंजेनिटी ये क्या है, एक छोटा हेलीकॉप्टर है। नासा के नन्हे हेलीकॉप्टर का नाम है इंजेनिटी, नाम याद रखिएगा। नासा का नन्हा हेलीकॉप्टर है इंजेनिटी। तो बात की जा रही है 10वीं उड़ान के साथ मंगल पर अब तक कुल 1 मील की उड़ान भर ली है। तो ये मंगल ग्रह पे वर्तमान में मौजूद है और बात की जा रही है कि 1 मील की इसने उड़ान भी भर ली है। नासा ने कहा है कि यह उड़ान शनिवार को भरी गई थी। हेलीकॉप्टर ने 165 सेकंड में लगभग 95 मीटर की दूरी तय की, साथ ही 12 मीटर की ऊंचाई, अधिकतम ऊंचाई के रिकॉर्ड भी बनाया है। तो नासा के द्वारा एक रोवर भेजा गया था, परसेवरेंस, नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। परसेवरेंस रोवर भेजा गया था नासा के द्वारा मंगल ग्रह पे, ठीक है। तो ये होता है रोवर, एक प्रकार का व्हीकल होता है, इसमें ऐसे यहाँ पे पहिए कुछ लगे होते हैं। जब ये मंगल ग्रह पे पहुंचता है तो इसके अंदर से फिर निकला है ये इंजेनिटी, इसके अंदर से इंजेनिटी जो हेलीकॉप्टर के बारे में बात की जा रही है। तो नासा का परसेवरेंस रोवर था, अपने साथ इंजेनिटी मास हेलीकॉप्टर को लेकर इस साल फरवरी में मंगल की सतह पर लैंड हुआ था, उसके बारे में ये बात की जा रही है। तो दोनों का नाम याद रखिएगा, इंजेनिटी का है, नासा का ये एक छोटा हेलीकॉप्टर है, और परसेवरेंस रोवर भी नासा का ही है, जो कि मंगल ग्रह पर नासा के द्वारा भेजा गया था। तो मुझे आशा है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो जल्द से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि और भी लोग वीडियो का फायदा उठा सकें। आप मुझे अपने सुझाव कमेंट में भेज सकते हैं या मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। इसी के साथ धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।